हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 81 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 96 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? ऑप्शन 1 है प्लेटो, ऑप्शन 2 है हाब्स, ऑप्शन 3 है रूसो, ऑप्शन 4 है ग्रीन। तो आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, रूसो। रूसो को लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है। आगे देखिए व्याख्या। रूसो पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारकों में से एक हैं। वह धर्म को राज्य के लिए उपयोगी बताता है। समाज की सुव्यवस्था के लिए राज्य को धर्म के कुछ सिद्धांतों को निर्दिष्ट कर देना चाहिए तथा जनता को उन्हें मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। इस प्रकार रूसो को लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है किससे है? उदारवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से, श्रेणी समाजवाद से। तो आंसर हो जाएगा 3 साम्यवाद से। आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, साम्यवाद। व्याख्या देख लेते हैं। साम्यवाद समाजवाद का अगला चरण है, जहां राज्य लुप्त हो जाता है, धर्म मानवीय चेतना से हट जाता है। इस अवस्था में न शोषण रहता है, न राष्ट्र, न किसी प्रकार का अजनबीपन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करता है और उसे ज़रूरत के अनुसार उपलब्धियां मिलती है। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 है सन 1921 में, 1934 में, 1955 में, 1967 में। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, 1934 में। आंसर 2 सही हो जाएगा, 1934। दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी दल दे रहा है, कांग्रेस नहीं दे रहा है। कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी, तो ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना सन 1934 में हुई। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। जयप्रकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा ने सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना बिहार में की थी। किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। कब की थी? 1931 में। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किस विचारक ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन 2 है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन 3 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 4 है जयप्रकाश नारायण। तो आपको आंसर मालूम हो गया होगा। आंसर हो जाएगा 4 जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया था। व्याख्या देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति को शामिल किया। लोकनायक ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति को शामिल किया। उसमें था समाजवादी, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक। और इस समय जो इंदिरा गांधी की बात कर रहा है ये 1975 के लमसम की बात हो रही है। 1975 के लमसम, ठीक है, उसी समय इमरजेंसी लगा था। अगला क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो का संचालन किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उषा मेहता, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 का वो 3 नंबर सही हो जाएगा, उषा मेहता। ठीक है, यह जो क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त को 1942 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे, 1942 सॉरी। ठीक है, तो ये था। व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना था। जिसका जो लक्ष्य था वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना था। दोस्तों ये आंदोलन 8 अगस्त को मीटिंग हुई थी ग्वालियर टैंक मुंबई में। उसी दिन निर्णय किया गया था कि ये आंदोलन आज से प्रारंभ है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है जो वो 9 अगस्त 1942 से होती है। और 9 अगस्त 1942 के सुबह ही एकदम भोर में 0 आवर के तहत अंग्रेज़ों ने सारे जो बड़े क्रांतिकारी और राजनेता थे, जो गांधी जी हो गए, सरदार हो गए, जो भी बड़े नेता थे, उस समय सरदार शायद नहीं थे, तो जो बड़े नेता थे उनको क्या कर लिया गया था, नज़रबंद कर लिया गया था सबको। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और उस समय जो बचे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने मतलब कि जेल से वो कैसे फरार हो गए किसी तरह, और वो बिहार में चले गए और वहाँ से उन्होंने मतलब संचालन किया। जो क्षेत्रीय मतलब छोटे नेता थे, जैसे उषा मेहता का भी नाम आता है, उन्होंने रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया भारत छोड़ो आंदोलन का। और इसी आंदोलन के दौरान ही करो और मरो का नारा दिया गया था। इसी आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन का भी नारा दिया गया था। ठीक है, तो ये नारा था। गांधी जी ने आह्वान किया कि करो या मरो, या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे या तो देश के लिए मर मिटेंगे, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया था। गांधी जी ने नारा दिया कि करो या मरो। इस आंदोलन में कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का संबंध किसके बीच संबंधों से है? सरकारिया आयोग का संबंध किसके बीच संबंधों से है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायिका एवं कार्यपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्य। तो आंसर जो हो जाएगा 101 का 4 सही हो जाएगा, केंद्र और राज्य। व्याख्या देख लेते हैं। सरकारिया आयोग RS सरकारिया की अध्यक्षता में सन 1983 में गठित किया गया। इसका मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना था। आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है या किसने दिया? तो पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, 2 है जवाहरलाल नेहरू, 3 है जयप्रकाश नारायण और 4 है विवेकानंद। तो आंसर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, 2 आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पंचशील सिद्धांत से संबंधित समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था। जो पंचशील सिद्धांत समझौता था वो भारत और चीन के मध्य 1954 में हुआ था। इसके जनक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें शामिल थे, जो इसमें 5 सूत्री थी, इसीलिए इसको पंचशील सिद्धांत कहा गया। तो ये क्या किया थे? अखंडता, अनाक्रमण मतलब किसी देश पे आक्रमण न करना, अहस्तक्षेप किसी के आंतरिक मामले में, किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता, पारस्परिक तथ्य, शांतिपूर्वक सहअस्तित्व थे। इस प्रकार के 5 थे, उनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 103। किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में शक्ति संतुलन की सुगम व्याख्या की है? संतुलन सिद्धांत की सुगम व्याख्या की है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है जॉर्ज लिस्का, ऑप्शन 2 है मार्टिन कैप्लेन, ऑप्शन 3 है मार्गेनथाउ, ऑप्शन 4 है रेमडे एरन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा जॉर्ज लिस्का। जॉर्ज लिस्का ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुगम व्याख्या की है। शक्ति संतुलन रहना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया है। प्रसिद्ध विद्वान
जॉर्ज लिस्का ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन साधते हुए इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में 19वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा की गई है, जिसमें अमेरिका तथा लीग ऑफ नेशन की भागीदारी प्रमुख थी। लीग ऑफ नेशंस की भागीदारी प्रमुख थी। आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था, ये बताना है। समाजवाद का सुदृढ़ होना, साम्यवादी देशों की शक्ति में वृद्धि, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता, चीन में साम्यवाद का आह्वान। तो आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा दोस्तों, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश 2 खेमों में बंट गए, किंतु बाजार अर्थव्यवस्था की बढ़ती लोकप्रियता के कारण वर्ष 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो जाने से शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। 105 नंबर क्वेश्चन, गैट के स्थान पर 1955 में किस नए संगठन की स्थापना हुई? गैट के स्थान पर 1955 में किस नए संगठन की स्थापना हुई? ऑप्शन 1 है विश्व बैंक की, ऑप्शन 2 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ऑप्शन 3 है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ऑप्शन 4 है विश्व व्यापार संगठन का। तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में। तो व्याख्या देखते हैं। गैट अर्थात प्रशुल्क एवं व्यापार पर समझौता, सामान्य समझौता की शुरुआत 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। वर्ष 1947 में जनेवा में 23 देशों के हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप 1948 में गैट लागू हुआ। गैट कब लागू हुआ था? तो 1948 में लागू हुआ था और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला प्रमुख संगठन बन गया, जब तक कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हो गई। तो आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। 106 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, विंस्टन चर्चिल, मार्शल टीटो। तो आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं था, बाकी के तीनों लोग थे। व्याख्या देखते हैं। बांडुंग सम्मेलन में वर्ष 1955 में सर्वप्रथम गुटनिरपेक्ष की ओर पहला कदम बढ़ाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो ने प्रतिभाग किया। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ। आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, 550, 545, 548। आंसर आपका 552 हो जाएगा, ए वाला पहला वाला सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को नामित किया जाता है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अभ्यास से निकाल दिया गया? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अध्याय रहना चाहिए, अध्याय से निकाल दिया गया? तो ऑप्शन 1 है 36वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन,
42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 44वां संविधान संशोधन। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 44वां संविधान संशोधन। व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, किंतु संशोधन के बाद इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधि अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। आगे देखिए 109 क्वेश्चन। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? ऑप्शन 1 है कांट, 2 है हीगल, 3 है रूसो और 4 है बुसांको। तो आंसर जो हो जाएगा 109 का 2 हो जाएगा सही फ्रेंड्स, हीगल। हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, पदचिन्ह ऐसा उसने कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। हीगल ने राज्य की तुलना ईश्वर से करते हुए कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, अर्थात जिस प्रकार भौतिक विकास की चरम सीमा मनुष्य है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा राज्य है। आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, किसने कहा है? निर्धनता, गरीबी, अपराध और क्रांति की जननी है, किसने कहा है? ऑप्शन 1 है प्लेटो, 2 है अरस्तु, 3 है बोधा और 4 है मैकियावेली। तो आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा अरस्तु। इस कथन को जरूर याद कर लीजिएगा। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने इस कथन को कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। अरस्तु ने कहा है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, चूँकि एक भूखे व्यक्ति का पहला लक्ष्य अपनी भूख मिटाना होता है, उसे अच्छे बुरे का भान नहीं होता है, मतलब ज्ञान नहीं होता है, अतः ज़्यादातर अपराधियों की पृष्ठभूमि गरीब ही होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो, 1% दोस्त पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कर दें। और आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे लिए और मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। बिना मतलब कुछ लाइक आप नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हम होपलेस हो जाते हैं। ये सबके साथ होता, आप वीडियो बनाते तो आपके भी साथ यही होता। तो प्लीज़ आपका यही सपोर्ट चाहिए कि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।